मित्रों नमस्कार। भारतीय लोक कला मंडल ने भारत की लोक नाट्य परंपरा पर 3 दिन का ये वेबिनार आज से आरंभ किया है और पहले दिन मुझे हमारे यहाँ के लोक नाट्य रम्मत पर अपनी बात आप लोगों को कहनी है। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं मधु आचार्य आशावादी, साहित्य अकेडमी नई दिल्ली में मैं राजस्थानी भाषा का कन्वीनर और उत्तर क्षेत्र मंडल की 8 भाषाओं का कन्वीनर हूँ। संगीत नाटक अकेडमी में भी मैं अनेक पदों पर रहा हूँ, पत्रकार हूँ, लेखक हूँ और राजस्थानी साहित्य और राजस्थानी लोक नाट्य पर बहुत मैंने काम किया है। अपन बिना वक्त गंवाए सीधे हमारी उज्जवल लोक नाट्य परंपरा रम्मत पर अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि लोक नाट्य होता क्या है या लोक क्या होता है। हम अपने राजस्थानी साहित्य में देखते हैं कि सदियों से यहाँ का साहित्य जितना छपा नहीं उससे ज्यादा लोगों के कंठों में रहता है, जिसे हम बात साहित्य बोलते हैं। एक कंठ से दूसरे कंठ तक उसका हस्तांतरण होता है और यह हस्तांतरण धीरे धीरे उसकी एक लोक रुचि बना देता है। जो लोक के मन में बसे, जो लोक के चित्त को बहलाए, उसे हम लोक नाट्य कहते हैं। लोक शुरू से ही अपने मनोरंजन के साधनों को तलाशता रहा और उन तलाश में उसने जिन जिन भी उपायों उपक्रमों का उपयोग किया वो हमारे आज के युग में एक लोक नाट्य परंपरा के रूप में पहचाने जाने लगे। लोक का विस्तार बहुत विस्तृत होता है। हमारा भारतीय समाज आरंभिक दौर में चूंकि धर्म और संस्कृति से ज्यादा जुड़ा हुआ था, तो धार्मिक अनुष्ठान की तरह लोगों ने मनोरंजन के साधन अपनाए और उन साधनों का धीरे धीरे इतना प्रसार हुआ कि बिना किसी सोशल मीडिया के, बिना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, लोगों के द्वारा ये लोक नाट्य एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते गए। और आज भी हम जब मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक युग ने जिन नाट्य रूपों को जन्म दिया उनसे कहीं ज्यादा और कहीं मजबूत हमारे लोक नाट्य हैं जो सब में रचे बसे हैं। इसीलिए लोक नाट्य की महत्ता आज भी उतनी ही बरकरार है, लोगों के मन में बसी हुई है और तुरंत लोगों के मन को छू जाती है। उसी के चलते आधुनिक नाटककारों ने भी लोक नाट्यों का उपयोग नए कंटेंट के साथ सिर्फ इसलिए किया कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। उसी के परिणाम स्वरूप लोक नाट्यों का धीरे धीरे परिमार्जन और परिष्कृत रूप हमारे सामने आता गया। लेकिन अनेक लोक नाट्य रूप अब भी ऐसे हैं जो अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं। हर जगह के, हर इलाके के अपने अपने लोक नाट्य हैं। मैं चूंकि रम्मत पर बात करनी है तो मैं रम्मत के बारे में आपको बताऊं कि रम्मत बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र का सबसे मजबूत लोक नाट्य रूप है। यह लोक नाट्य रूप लगभग 150 से 200 साल पहले का है, जो अनवरत अब भी लोगों के बीच में विद्यमान है। अब भी रम्मत जगह जगह पर खेली जाती है और रम्मतों का एक पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में हस्तांतरण हुआ। पहले जिनके दादा परदादा लोग अभिनय किया करते थे, अब नए लोग उसमें अभिनय कर रहे हैं। नए लोगों की उसमें रुचि कम नहीं हुई है और न ही इन रम्मतों को देखने वालों की रुचि में कोई कमी आई है। ये रम्मतें आज भी हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जगह पर देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में मूल रूप से जो नाट्य रूप प्रचलित था वो रम्मत था और जिसे दूसरी जगहों पर ख्याल कहा जाता था। इसमें जो ख्याल अभिनीत होता था उसे रम्मत कहा जाता था। खेल प्रदर्शित करने वाले, क्योंकि ये एक तरह का खेल होता था, उसे रम्मत अथवा रमतों, रामतों के नाम से भी संबोधित किया जाता था और इसमें भाग लेने वाले कलाकारों को रामतिया या रमतिये कहते थे। इसलिए इनके खेल भी रामतिये अथवा रमतियों का खेल भी कहलाए। सबसे बड़ी बात इन रम्मतों की ये होती थी, जो मैं पहले आपको बता दूं,
कि रम्मत में संवाद लयात्मक होते थे, काव्यात्मक होते थे, और इनका कथानक, श्रृंगार और वीर रस इन दो में से एक अधिकतर हुआ करता था, क्योंकि अधिकतर यही वो दो मानव के भाव बोध थे जिनको उस समय के लोग जीवित रखना चाहते थे, जिंदा रखना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने काव्य रूप में इनको प्रस्तुत किया। उस समय के कलाकारों की आवाज इतनी बुलंद होती थी कि कई कई किलोमीटर तक लोगों को उनके संवाद सुनाई दिया करते थे। मैं जब छोटा था तो मैंने भी देखा है कि आचार्यों के चौक में जो रम्मत होती है उसके संवाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक सुनाई दिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जीवन बदला, रहन सहन बदला, भूगोल बदला, क्योंकि पहले मकान कम थे, फिर मकान ज्यादा हो गए, तो लोगों ने माइक का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, लेकिन रम्मत को नहीं छोड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जैसलमेरी रम्मतों के बारे में। यहां की रम्मतें एक सुंदर छतरी नुमा मंच बनाया जाता था जिस पर रम्मतें खेली जाती थी। अभिनेता सारे उस पर बैठ जाते थे और प्रदर्शन के समय नीचे एक एक उतरता और उसे अपनी रणभूमि मानते हुए अपने पात्र के अनुसार अभिनय करता था, और हजारों की संख्या में लोग इधर उधर बैठे रहते थे। तेज कवि का समय ही यहाँ की रम्मतों का स्वर्णकाल कहा जाता है, जिसमें वीर रस के अधिकतर काव्य होते थे, वीर रस के गीत हुआ करते थे। इनके लिखे ख्यालों में काव्य तत्व की ही सबसे ज्यादा प्रधानता होती थी, जो लोगों को अपने साथ बहा ले जाती थी, और लोग उनके साथ गीतों को और काव्य की पंक्तियों को गुनगुनाया करते थे। उसके बाद बात करते हैं फलोदी की रम्मत की। फलोदी में जो ख्याल होता था उसे भी रम्मतें कहते थे। यहाँ प्रमुखतः हीर रांझा और पूरनमल की रम्मतें होती थी। इनमें ढोलक का काम खास होता था और कई लोग नगाड़े भी बजाते थे, क्योंकि इन पर उनके पांव थिरकते थे। लोक नाट्य की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें जो कलाकार होता था वो केवल वाणी यानी संवादों से ही अपना अभिनय नहीं करता था, साथ में गायन और नृत्य भी उसको आना जरूरी होता था। गीत, संगीत और नृत्य, इनके साथ जुड़े हुए संवाद हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज भी लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। ये बात उस काल में लोक कलाओं को करने वाले लोगों ने भी पहचान ली थी। इसमें मंच भी बनाया जाता था। फलोदी में एक मंच बनाकर उसे आसपास चारों तरफ उसके ऑडियंस को बिठाया जाता था और कलाकार उनसे आंख में आंख डालकर इशारे करके सीधे सीधे बात किया करते थे। और उसके बाद सर्वाधिक रम्मतों का प्रचलन बीकानेर में हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व सबसे पहले बीकानेर में रम्मतों का प्रदर्शन आरंभ हुआ। बीकानेर में इन रम्मतों का आयोजन होली के अवसर पर होता है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें बीकानेर शहर में 1 महीने तक हर व्यक्ति, यहाँ का हर बाशिंदा कलाकार बन जाता है और उस रंग को रंगने के लिए यहाँ रम्मतों का आयोजन किया जाता था। होली के आसपास फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक रम्मतें बीकानेर में आज भी मंचित की जाती है। बीकानेर में आचार्यों का चौक, दमानी चौक, बारहगवाड़, बिस्सों का चौक, ये सब रम्मत के प्रसिद्ध अखाड़े हैं। रम्मत करने वाले और रम्मत देखने वाले आज के लोगों की तरह कभी भी मंच नहीं कहते, वो इनको अपना अखाड़ा मानते हैं और अखाड़े की तरह ही शुद्ध, पावन और पवित्र भाव से 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद वो इन रम्मतों में अभिनय करते हैं। उन पर बहुत सी बंदिशें रहती है, खान पान से लेकर हर चीज की बंदिश रहती है, इसीलिए वो उसे अखाड़ा मानते हैं। और अखाड़े में जब भी वो अपना पात्र करने के लिए घुसते हैं तो सबसे पहले जमीन को प्रणाम करते हैं, उस अखाड़े को नमन करते हैं और उसके बाद अपना पात्र आरंभ करते हैं। कोई रम्मतें स्वांग प्रधान होती है तो कोई नौटंकी प्रधान, इन दोनों के अंश इन रम्मतों में पाए जाते हैं। लेकिन बीकानेर में बहुत सी रम्मतें प्रसिद्ध है, उसमें से कुछ के उदाहरण मैं आपको देता हूं। बीकानेर में सर्वाधिक प्रचलित रम्मत है अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। ये रम्मत वीर रस की रम्मत है जो आचार्यों के चौक में फाल्गुन शुक्ला 12 को रात को होती है
और ये पूरी रात चलती है और सुबह तक चलती रहती है। इस रम्मत का इतिहास 150 साल पुराना है। रम्मतों या ख्यालों के प्रारंभ होने का वर्ष बताने वाला हालांकि अभी तक कोई नहीं मिला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 150 साल पहले ये खेल, ये रम्मत अखाड़े में शुरू की गई थी। बस सभी यही कहते हैं कि इतिहास जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे संस्कार का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए तिथियां तो इतिहास वाले तलाशते हैं, हम कला क्षेत्र वाले तिथियों पर कोई भरोसा नहीं करते। हमारे परदादा भी रम्मत किया करते थे और हम भी रम्मत करते हैं। इस रम्मत की एक खासियत और है, अगर किसी के घर में कोई शोक हो जाए, कोई गमी हो जाए, उसके बाद भी कभी भी रम्मत नहीं रुकती। मेरे देखते रहने का एक किस्सा है कि एक बार उसमें मुख्य अभिनय अमर सिंह का करने वाले कलाकार की पत्नी का देहांत हो गया, तो उसकी पत्नी के शव को कमरे के भीतर रख दिया गया और उस आदमी ने पूरी रात अमर सिंह की रम्मत का खेल खेला, अखाड़े को नमन किया और उसके बाद सुबह ही उसका दाह संस्कार किया गया। इतने पवित्र रूप से वो अपनी रम्मत को माना करते थे। आचार्यों के चौक की रम्मत में ऐसे अनेक किस्से हैं, चाहे कोई बड़ा व्यवधान आए, चाहे कुछ भी आए पारिवारिक रूप से कलाकारों के, लेकिन रम्मत कभी नहीं रुकती। आज तक के इतिहास में रम्मत को कभी रोका नहीं गया। रम्मत लगातार हुई है, हर हाल में हुई है, क्योंकि उस शहर में बसने वाले सारे बाशिंदे वहां उसे देखने के लिए पहुंचते हैं। दूसरी रम्मत जो बहुत पॉपुलर है यहाँ की, वो है जमुना दास जी कल्ला की रम्मत। यह रम्मत ज्यादा अधिक पुरानी नहीं है, लगभग 50 वर्षों से फाल्गुन शुक्ला दशमी को, उसकी रात को, ये रम्मतें अधिकतर रात को होती है। रात को कीकाणी व्यासों के चौक में खेली जाती है। इस रम्मत का नाम उसके उस्ताद जमुना दास जी कल्ला के नाम पर ही प्रसिद्ध है और उसे जमुना दास जी कल्ला की रम्मत कहा जाता है। स्वर्गीय मोहनलाल जी पुरोहित, जो अब स्वर्गीय हो गए, जब उनसे मैंने एक बार बात की तब उन्होंने मुझे बताया था कि ये रम्मत पहले फागुन शुक्ला दशमी को हुआ करती थी। जब स्वर्गीय फागुन जी व्यास ने इसी दिन अपने रम्मत की योजना रखी तो स्वर्गीय जमुना दास जी कल्ला ने अपनी रम्मत का दिन फाल्गुन शुक्ला 11 को निश्चित कर दिया। फिर ये रम्मत दशम से बदलकर 11 को होती रही। अब ये रम्मत धीरे धीरे लुप्त हो रही है, कभी कभार होती है, हर साल नहीं होती। स्वर्गीय जमुना दास जी रम्मत के एक समर्पित और निष्ठावान रंगकर्मी थे। रंगकर्मी मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको संगीत, साहित्य, नृत्य का पूरा ज्ञान था, क्योंकि वो लिखते भी थे। ये रम्मत उन्होंने ही लिखी थी। इनके गुरु जागनाथ जी बिस्सा थे। आपने बीकानेर में रम्मत कला को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसी रम्मत के वरिष्ठ कलाकार द्वारकादास पुरोहित बताते हैं कि स्वर्गीय जमुना दास जी ने अनेक स्थानों पर रम्मतें की, जिनमें प्रमुख है चौथानी ओझाओं का चौक, बिन्नाणियों का चौक, सत्यनारायण जी का मंदिर, तेलीवाड़ा, विट्ठल जी के मंदिर के पास, मोहतों का चौक की अस्पताल के पास, मूंदनों के चौक में माता जी मंदिर के पास, दमाणियों के चौक में कीकाणी व्यासों के चौक में। मतलब